स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री इमरान खान के राजनीतिक भाग्य का फैसला करने के लिए पाकिस्तान नेशनल असेंबली की बैठक। विपक्ष की स्पीकर से अविश्वास प्रस्ताव पर तत्काल मतदान की मांग। सरकार का विदेशी साजिश के आरोप पर चर्चा कराने पर जोर। अठारह वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कल से लगेगी कोविड टीके की बूस्टर डोज। तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्यों के साथ बैठक। कोरोना के अधिक मामलों वाले 5 राज्यों को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर। गुवाहाटी में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में संबोधन। कहा, प्राचीन होने के साथ ही मजबूत, परिपक्व और जीवंत है भारतीय लोकतंत्र। यूक्रेन में रेलवे स्टेशन पर रूस के मिसाइल दागे जाने की वैश्विक स्तर पर निंदा। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की विश्व जगत से कड़ी कार्रवाई की मांग। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रेलवे स्टेशन पर हमले से किया इनकार। और वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में पहली बार भारत को मिले 2 स्वर्ण पदक। दीपिका पल्लिकल ने सौरभ घोषाल के साथ मिश्रित युगल और जोशना चिनप्पा के साथ महिला युगल का जीता खिताब। महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में कल भारत का नीदरलैंड से मुकाबला। और हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुकदमों से पहले और बाद में भी मध्यस्थता की व्यापक स्वीकृति के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अन्य कदम उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि महामारी के कठिन समय में सूचना और प्रौद्योगिकी ने न्यायपालिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति आज नर्मदा जिले के केवड़िया में गुजरात हाईकोर्ट की ओर से आयोजित मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन आज देश के विकास को नई गति दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 वर्षों से भी कम समय में करोड़ों घरों तक जल पहुंच गया है, जो जन आकांक्षाओं और जन भागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज वोट डाले गए। 27 सीटों के लिए करीब 98% से अधिक मतदान हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं सैफई मतदान केंद्र पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मतदान किया। मतगणना 12 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। यहां कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। फिलहाल सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है और सर्च ऑपरेशन चला रखा है। वहीं सुरक्षा बलों ने बडगाम में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, दिल्ली और हरियाणा को कोविड संक्रमण के प्रसार पर पैनी नजर बनाए रखने और इसकी रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठाने की सलाह दी है। यहां कोविड संक्रमण के नए मामलों और संक्रमण दर में वृद्धि हुई है। गुजरात में कोरोना वायरस के ओमाइक्रॉन स्वरूप के उपस्वरूप XI का पहला मामला सामने आया है। मुंबई से वडोदरा आया एक व्यक्ति XI स्वरूप से संक्रमित मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि ओमाइक्रॉन का ताजा स्वरूप XI पहले के स्वरूपों के मुकाबले अधिक संक्रामक है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने टोरंटो में 21 वर्षीय भारतीय छात्र की हत्या पर शोक जताया है। गोलीबारी में घायल होने के बाद छात्र की मौत हो गई थी। टोरंटो पुलिस सेवा को 7 अप्रैल को स्थानीय उपनगर स्टेशन पर गोलीबारी की सूचना मिली थी। ऑस्कर अवार्ड समारोह में मेजबान क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने को लेकर एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स ने अभिनेता विल स्मिथ पर ऑस्कर या एकेडमी के किसी भी अन्य समारोह में शामिल होने पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। स्मिथ की हरकत पर अकादमी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। भारतीय मुक्केबाजों गोविंद साहनी, अनंत प्रहलाद चोपाड़े और सुमित ने फुकेट में थाईलैंड ओपन के अपने मुकाबलों में आसान जीत के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किए। राष्ट्रीय चैंपियन गोविंद और सुमित दोनों भारतीय मुक्केबाजों ने अपने दमदार मुक्कों से 3 दौड़ में दबदबा बनाते हुए 5-0 के समान अंतर से जीत दर्ज की। भारत की पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत को सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा, जिससे यहां शनिवार को कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में उनका अभियान खत्म हो गया।
पीवी सिंधु को कोरियाई खिलाड़ी आन सियोंग ने हराया। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता श्रीकांत एक बार फिर सेमीफाइनल में से आगे बढ़ने में नाकाम रहे। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए आज अहम सत्र बुलाया गया है। विपक्ष इमरान खान सरकार के अल्पमत होने का दावा कर रहा है और वोटिंग की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान की किस्मत का फैसला करने के लिए नेशनल असेंबली का ऐतिहासिक सत्र आज 10 बजे शुरू हुआ। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने व्यवस्था का प्रश्न सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि स्पीकर को कोर्ट के निर्देश के अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। वहीं सरकार के खिलाफ तथाकथित विदेशी साजिश पर चर्चा की मांग की गई। शोर शराबे के बीच सदन की कुछ देर के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई और उसके बाद विपक्षी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर से उनके कक्ष में मुलाकात की और अविश्वास प्रस्ताव पर तत्काल मतदान की मांग की। विपक्ष ने स्पीकर से सदन के प्रति अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आज ही अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की मांग की गई और साथ ही ये आरोप था विपक्ष का कि सत्ता पक्ष के सांसद जानबूझकर संसद में हंगामा कर रहे हैं। इमरान खान की सरकार को गिराने के लिए विपक्ष को 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 172 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी, लेकिन संयुक्त विपक्ष ने सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों और तहरीक इंसाफ के कुछ बागियों की मदद से जरूरत से अधिक सांसदों का समर्थन जुटा लिया है। और फिलहाल हम रुक करेंगे। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, 8 बजे एक तरह से जो सत्र था वो आगे बढ़ना था। फिलहाल अपडेट दीजिए कि चल क्या रहा है। देखिए, वहां बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है और अभी अभी जो सूचना मिली है उसके मुताबिक वहां के स्पीकर ने अभी वोटिंग कराने से इनकार कर दिया है। अभी पाकिस्तान के समय के अनुसार 8 बजे इस नेशनल असेंबली को फिर से बैठना था और उसके बाद वोटिंग की बात होनी थी, लेकिन अभी सूचना के मुताबिक स्पीकर ने कहा है कि अभी वो वोटिंग नहीं कराएंगे। इमरान खान ने इस बीच में ये 3 शर्तें रखी है। एक शर्त यह है कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी न हो, दूसरी शर्त वे ये लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज न हो और तीसरी शर्त ये लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री न बने। अब ऐसी स्थिति में देखिए, कोई भी इस तरह की गारंटी नहीं दे सकता कि जब उनकी सरकार गिरती है उसके बाद क्या होगा। वो जो सरकार बनेगी वो सरकार पर निर्भर करेगा कि वो सरकार क्या करती है। इस बीच में इमरान खान ने फिर सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर किया है, लेकिन रिव्यू पिटीशन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया है। उधर विपक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना हो रही है। उधर पाकिस्तान के मंत्रीगण यह लगातार कह रहे हैं कि संसद सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। तो इस तरह की स्थितियां हो रही है और इसी बीच में वहां के 2 प्रमुख मंत्रियों, जो विदेश मंत्री हैं और वहां के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे फॉर्मर मिनिस्टर का नाम लिख दिया है। इमरान खान ने 9:30 बजे एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, तो सभी लोग इस कंफ्यूजन में है कि इमरान खान क्या करने वाले हैं और स्थितियां इस तरह से बन रही है कि या तो सुप्रीम कोर्ट फिर हस्तक्षेप करेगा या दूसरी तरफ एक स्थिति यह भी बन रही है कि पाकिस्तान की सेना वहां मार्शल लॉ लगाएगी और इस तरह से नेशनल असेंबली और जो पूरा नई सरकार बनाने की कवायद चल रही है, इस कवायद पे विराम लग जाएगा। इधर सत्ता पक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि अगर मार्शल लॉ लगा, अगर कोई प्रधानमंत्री नहीं चुना गया, कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बना, तो इसके लिए वहां क्या विपक्षी दल जो जिम्मेदार होगा। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोकतंत्र का यह जो चेहरा लगातार ला रहा है कि कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, सत्ता पक्ष के लोग खास करके, कि जो नेशनल असेंबली की जो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें कि बहुमत और अल्पमत से नई सरकार का गठन होना है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, अविश्वास प्रस्ताव गिरता है, इस पे निर्भर करेगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अब इसके पहले ही इमरान खान यह शर्त लगाए तो इस तरह की बात कभी सुनने को मिली नहीं। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि प्रीति, अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है जिसके लिए यह पूरे भरोसे के साथ कहा जा सके कि अभी आधे घंटे बाद क्या स्थिति बनेगी। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान की सेना ने एक मिसाइल भी दागी है, मतलब सेना भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और इसका मतलब यह भी लग रहा है कि कहीं सेना इस बार फिर सत्ता पर कब्जा न करे। लेकिन अंतिम तौर पे देखना यह होगा कि भारतीय समय के अनुसार 8:30 बजे नेशनल असेंबली बैठती है या नहीं बैठती है, और अगर नेशनल असेंबली बैठती है तो वहां किस तरह से बिल्कुल, यानी लोकतंत्र के नकाब के पीछे इस तरह का नाटकीय घटनाक्रम दिख रहा है। अब देखना होगा कि आगे
किस तरह से करवट लेता है ये पूरा घटनाक्रम। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश सुमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने लश्कर ए तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक 46 वर्षीय हाफिज तलहा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों को निशाना बनाने के लिए लश्कर ए तैयबा में आतंकियों की भर्ती करने, धन जुटाने और हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने के कृत्यों में सक्रिय रूप से शामिल है। तलहा सईद पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के विभिन्न ठिकानों का भी नियमित रूप से दौरा करता है और भारत, इजराइल, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान करने वाले बयान देता है। वो लश्कर ए तैयबा की एक विंग का प्रमुख है। कुछ और अहम खबरें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान आपसी बातचीत और राजनयिक चर्चा से होना चाहिए। वो असम के गुवाहाटी में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारिणी की बैठक के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रमंडल देशों को मानवता के कल्याण के सामूहिक लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। राष्ट्रमंडल देशों की लोकतांत्रिक संस्थाएं किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रबल समर्थक है। भारतीय लोकतंत्र न केवल प्राचीन है बल्कि मजबूत, परिपक्व और जीवंत है। इसलिए ही भारतीय लोकतंत्र लगातार मजबूती की ओर बढ़ रहा है। समय के साथ लोकतंत्र पर हमारे लोगों का विश्वास बढ़ा है, जिससे भारतीय लोकतंत्र कार्यात्मक, प्रगतिशील और सफल है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम किस तरीके से पूरे विश्व के देश मिलकर किसी भी चुनौतियों का, किसी भी संकट का सामूहिकता के साथ मुकाबला करें। राष्ट्रमंडल देशों की हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी प्रतिबद्धताएं एवं परस्पर सहयोग के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम है। असम विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वजीत देवमारी ने कहा है कि इस सम्मेलन से हमें अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। तो उसके जरिए हमारी गणतांत्रिक प्रक्रिया को शक्तिशाली बनाना है और पार्लियामेंट्रियन को भी शक्तिशाली बनाना है, ताकि पार्लियामेंट की जो मंच है उस मंच में अच्छे से अच्छे विषय पर बात कर सके और देश के लिए, जनता के लिए, उसको भलाई के लिए, उसके भलाई के लिए कुछ अच्छा मतलब योजनाएं ले सके, पॉलिसी ले सके, कानून बना सके। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कल से कोविड टीके की बूस्टर डोज लगेगी। निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 59 आयु वर्ग की पात्र आबादी को बूस्टर डोज लगाने के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों की बैठक हुई। कोविड-19 रोधी टीकों की एहतियाती खुराक 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि निजी टीकाकरण केंद्रों को जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वो बूस्टर डोज के लिए अधिकतम 150 रुपए शुल्क के रूप में ले सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि कोविड टीके की बूस्टर डोज के तहत वही टीका लगाया जाएगा जो पहले लग चुका है। इसके लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। वहीं हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक सरकारी समेत किसी भी टीकाकरण केंद्र पर बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 185 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और टीका बनाने वाली कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए विकसित टीकों की कीमत में कटौती का ऐलान किया है और इसे 225 रुपए प्रति खुराक करने की घोषणा की है। नई कीमत निजी अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली एहतियाती खुराकों पर ही लागू होगी। टीका विनिर्माताओं ने सरकार के साथ चर्चा के बाद कीमतों में कटौती करने की घोषणा की है। कोविशील्ड टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड टीके की एक खुराक की कीमत को 600 रुपए से घटाकर 225 रुपए करने का फैसला किया गया है। वहीं भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन खुराक की कीमत को 1200 रुपए से घटाकर 225 रुपए किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 15 साल से अधिक उम्र के करीब 96% लोगों ने कोविड टीके की कम से कम एक खुराक ले ली है, जबकि दोनों खुराक लेने वाले लोगों की संख्या करीब 83% है। और फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद तमाम राज्यवार खबरें। मैं आपको लेकर आया हूं आज दिल्ली के
पूसा इंस्टीट्यूट में। इस लाइट ट्रैप में लाइट से कीट अट्रैक्ट होते हैं और इसमें आके इसका एक चैम्बर बनाया है, उसमें फंस जाते हैं। एक ही दिन में 35 से 40 एकड़ का हम स्प्रेइंग कर सकते हैं। वाइट ड्रॉप कंट्रोल करने के लिए हम EPN का यूज़ कर रहे हैं। ये इनोवेशन है एक छात्र का। किसानों का काम सरल हुआ और एक ही साथ 4 पंप से 4 गुना काम वो कर सकते हैं। देश के भीतर मुद्दे हजार, संसद में हर मुद्दे पर गंभीर विचार। पीड़ित वंचित लोगों के लिए सदन है ताकि उनकी समस्याओं पर चर्चा हो सके। कभी इकरार, कभी तकरार, कभी इनकार। दिल मिले या ना मिले, कम से कम हाथ मिलाते चलो। विपक्ष के सवाल, उत्तर देती सरकार। हम देश के एजेंडा को लेकर के चलते हैं, देश के एजेंडा को लेकर के चलते रहेंगे। लंबी बहस, रोचक वाद विवाद। डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। देखिए संसद संवाद सिर्फ संसद टीवी पर। Nature and You, the Environment Series, aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sansad TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज की खबर में और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के अवसर पर कल गुजरात के गठिला जूनागढ़ में उमिया माता मंदिर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 14वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और ICCR के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आज भारत में पढ़ाई कर चुके दूसरे देशों के छात्रों को जोड़ने के लिए इंडिया एलुमनाई पोर्टल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत कुछ छात्रों को इंडिया एलुमनाई पहचान कार्ड भी प्रदान किए गए। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। आज उन्होंने शिमला में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। JP नड्डा ने यहां बीजेपी विधायकों के साथ मुलाकात की, साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन भी किया। हिमाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अनूप केसरी समेत आप के अन्य नेता सतीश ठाकुर और इकबाल सिंह बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने बेहतर शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक दौरे के दौरान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र मिलन समारोह 2022 में शामिल हुए। उन्होंने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष उनकी सरकार ने शिक्षा का बजट 20,000 करोड़ रुपए रखा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुदीन धवलिकल समेत 3 और विधायकों को मंत्री बनाकर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह को हवाला गिरोह मामले में कठुआ जिले से गिरफ्तार किया गया। बाबू सिंह को हाल ही में विध्वंसक गतिविधियों के लिए हवाला धन की बरामदगी से जुड़े एक मामले में प्रमुख आरोपी घोषित किया गया था। मेघालय सरकार ने दूरदराज के गांव के 100 स्वास्थ्य केंद्रों में सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण लगाए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक इन केंद्रों के कामकाज में सुधार के लिए सभी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को सौर ऊर्जा योजना के तहत कवर करने की योजना बनाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में 12 से 14 अप्रैल के बीच गर्मी में मामूली कमी होने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली से सटे प्रदेश राजस्थान के लिए अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ हिस्सों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय लोक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जरूरत बताई है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली में एक विशेष समारोह में संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर तबला वादक जाकिर हुसैन, जतिन गोस्वामी, डॉक्टर सोनल मानसिंह और टी.के. कल्याण सुंदरम को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दी गई, जबकि 40 अन्य को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ललित कला अकादमी पुरस्कार 23 हस्तियों को दिए गए। स्कूलों और अभिभावकों से बच्चों को उनकी पसंद की कलाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। Let us enrich our lives by learning, appreciating and promoting various art forms around us. I would like to appeal to education institutions at all levels to give equal importance to art subjects in their curriculum. It is very much necessary. पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली की क्षमता को बढ़ाते हुए डीआरडीओ ने आज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस सिस्टम का डिजाइन डीआरडीओ प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। इस रॉकेट सिस्टम को पुणे स्थित आयुध अनुसंधान और विकास स्थापना और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला दोनों ने मिलकर बनाया है। खबर श्रीलंका से है, जहां केंद्रीय बैंक ने देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों में 700 आधार अंकों की अभूतपूर्व वृद्धि करने का निर्णय लिया है। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट से वहां के लोग परेशान हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका केंद्रीय बैंक ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल एसजेबी ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की हुई है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मौद्रिक बोर्ड ने एसडीएफआर और एसएलएफआर में 700 आधार अंकों की वृद्धि करके 13.5% और 14.5% करने का फैसला किया है। ये दर आज से प्रभाव में भी आ गई हैं। इस बीच श्रीलंका वित्तीय सहायता के लिए 11 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वार्ता शुरू करेगा। बीते 2 साल में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा कोष करीब 70% घटकर मार्च महीने के अंत तक 1.93 अरब डॉलर रह गया है। मार्च में मुद्रास्फीति भी बढ़कर 18.7% पर पहुंच गई। वहीं युद्धग्रस्त पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन पर मौजूद भीड़ पर हुए रूसी रॉकेट हमले में कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। वहां के हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। रूसी सैनिकों के यूक्रेन से वापसी के क्रम में देश की राजधानी के पास बूचा शहर में हुई हत्याओं का पता चलने के बाद रेलवे स्टेशन पर हमले की घटना को भी युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया है कि क्रामातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन पर किए गए मिसाइल हमले के दौरान वहां हजारों लोग दूसरी जगह जाने के लिए इकट्ठा हुए थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने स्टेशन पर हमला करने से इनकार किया है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूसी सैनिकों ने जानबूझकर ऐसे स्थान को निशाना बनाया जहां आम नागरिक इकट्ठा थे। इस बीच पूर्वी यूक्रेन में एक स्टेशन पर मिसाइल हमले के बाद युद्धग्रस्त हिस्से से नागरिकों की निकासी में तेजी आई है। बात खेलों की दुनिया की करते हैं। विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत को पहली बार 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। दीपिका पल्लिकल ने मिक्स्ड और महिला युगल में अपनी जोड़ीदार के साथ देश को ऐतिहासिक विजय दिलाई है। दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त एलिसन वॉटर्स और एड्रियन वॉलर की अंग्रेजी जोड़ी को 11-6, 11-8 से हराकर मिश्रित युगल का खिताब जीता है। दीपिका ने 4 साल के अंतराल के बाद वापसी की है। वहीं महिला युगल में दीपिका पल्लिकल और जोशना चिन्नप्पा तीसरी वरीयता वाली भारतीय जोड़ी महिला युगल के स्वर्ण पदक मैच में सारा जेन पेरी और एलिसन वॉटर्स के ब्रिटेन जोड़ी को 11-9, 4-11 और 11-8 से हराया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम कल पहली बार जूनियर विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी। रविवार को दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट शेफ्ट्यूम में 3 बार के चैंपियन नीदरलैंड से मुकाबला होगा। टूर्नामेंट में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2013 में रहा था, जब टीम ने जर्मनी में कांस्य पदक जीता था। इस टूर्नामेंट में अब तक अजय रहे भारत ने वेल्स को 5-1 से हराने के बाद जर्मनी को 2-1 से शिकस्त दी, फिर मलेशिया 4-0 और कोरिया को 3-0 से हराया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के पास मरमुरपुर में बना एक तितली उद्यान इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उद्यान में तितलियों की 10 से अधिक प्रजातियां हैं और उनके जीवन चक्र के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं
बटरफ्लाई गार्डन की इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।